समाज को सोचना होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। हमने देखा है कि जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं तो वो प्रोग्रेस कर रहे हैं और वहाँ पे मैंने देखा कि 1-2 चाइल्ड पॉलिसीज़ हैं, उन्होंने खुद से अडॉप्ट करी हैं, वो लोग तरक्की करते हैं। लेकिन हमने देखा है कि यहाँ पे अंधाधुंध बच्चे पैदा करने को भी अल्लाह की देन बता दिया जाता है। एक सवाल ये खड़ा हुआ है कि क्या योगी आदित्यनाथ जी ने ये लॉ जो इलेक्शन आने वाले हैं उनको ध्यान में रखते हुए किया है, जो कह रहे हैं कि कुछ असफलताएं रही हैं पूरे शासनकाल में, उनसे ध्यान भटकाने के लिए सब चीज़ें की गई हैं, इस पर आपका क्या मानना है? देखिए अंकुर जी, जब हम ये शूट कर रहे हैं तो हम जुलाई में बैठे हैं अभी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में चुनाव है। पिछला चुनाव फरवरी में शुरू हुआ था। 9 महीने हैं। मतलब अगर ये तर्क माना जाए तो 9 महीने कोई काम ना हो, आप आतंकवादियों को पकड़ना छोड़ दें, क्योंकि आतंकवादी पकड़ेंगे तो वो भी तर्क आया था, वो भी तर्क आया कि आतंकवादी पकड़े तो मतलब टाइमिंग योगी आदित्यनाथ ने सेट करी। आप सोच सकते हैं लोगों का मतलब कहाँ तक कि आप यूपी एसटीएफ को जो हाथ में बम लेके चल रही थी उसको मैं सल्यूट करूंगा। हम यहाँ बैठ के उत्तर प्रदेश में सुरक्षित होके शूट कर पा रहे हैं, सब लोग अपने घर से चैनल पे बात कर पा रहे हैं क्योंकि यूपी एसटीएफ के जवान फील्ड पे लगे हैं। पहले यूपी पुलिस आजम खां की भैंस ढूंढा करती थी, अब आजम खां जेल में है और पुलिस क्या कर रही है, पुलिस फीडबैक दे रही है, लोकल पुलिस फीडबैक दे रही है एसटीएफ को, एटीएफ को, और वो एक बड़ा घटने होने से पहले रोक दे रहे हैं। और आपको पता है 2016-17 में जब इनकी सरकार थी महाराज जी की, अखिलेश यादव की, महाराज जी तो हम योगी आदित्यनाथ को बोलते हैं, जब अखिलेश यादव की सरकार थी उन्होंने टेरर अक्यूज्ड को फ्री करने की बात करी थी, कोर्ट ने रोक दिया, नहीं तो वो सारे बाहर होते आज तक। मतलब एक सरकार कोई पिछले पकड़े उसको जाके और ये उसको छोड़ दें। 2012 में तो आई थिंक उन्होंने कहा था कि जो लोग पकड़े गए हैं हम उनको छुड़वाएंगे, और उन्होंने ये तो उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा, उन्होंने करा भी। उन्होंने मैनिफेस्टो में बहुत कुछ लिखा था ना, वो सब कुछ नहीं करा। सड़क के बारे में कुछ नहीं करा, जमीन के बारे में कुछ नहीं करा, बिजली के बारे में कुछ नहीं करा, लेकिन हाँ इसके बारे में करा उन्होंने। टेरर अक्यूज को छोड़ने के लिए पूरा उन्होंने प्रपोजल पास किया। हाँ कोर्ट ने रोक दिया उनको, वो अलग बात है। तो उसको भी आप ये जो अभी आतंकवादी पकड़े गए उसको भी चुनाव से जोड़ के मेरे ख्याल से 9 महीने तक काम तो होता ही रहेगा। और पॉलिसी ड्राफ्ट है, काफी समय से बन रहा है, अभी भी होगा। और हाँ एक बात और है, पॉलिसी ड्राफ्ट अगर आप सोचेंगे कि आप जैसे मान लिया कल से लॉ आ जाता है, लॉ कैसे आता है, पहले विधानसभा में जाता है, पास होता है, राज्यपाल के पास जाता है, फिर गैजेट में आता है। जब गैजेट में आता है तो वो लॉ बन जाता है। अब लॉ बनने के समय किसी ने कंसीव कर रखा है तो कोई महिला प्रेग्नेंट है तो ये उस पर लागू नहीं होता है। ये उस लॉ बनने की 1 साल बाद, क्योंकि जो बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया होती है वो 9 महीने की होती है अमूमन, तो उसके 1 साल बाद लॉ होगा। तो उस समय अगर कोई प्रेग्नेंट है या कोई कंसीव भी कर रखा है तो उस पर लॉ एप्लीकेबल है। तो सब छोटी बातों को ध्यान में, जो लोग बोलेंगे ना कि अरे इसका क्या होगा, मैंने देखा है लोग चैनल में आके कुछ उन्होंने लॉ पढ़ा नहीं है, क्योंकि इसमें हर छोटी एक्सेप्शंस को हैंडल किया गया। अब जहां तक बात आती है कि भाई भटकाने की बात हो रही है कि मुद्दों में काम नहीं हुआ, देखिए आपने कोरोना आया, पूरे विश्व में कोरोना आया, ऑक्सीजन की कमी अमेरिका के हॉस्पिटलों में हुई, ऑक्सीजन की कमी यूके के हॉस्पिटलों में हुई, इटली के हॉस्पिटलों में हुई। स्पेन और इटली में तो ये तक कह दिया गया कि जो वृद्ध लोग हैं वो घर पे ही मतलब मर जाएं एक तरह से, क्योंकि हम यहाँ अपने जवान लोगों को देख रहे हैं। वैसे समय में उत्तर प्रदेश जिसकी जनसंख्या ऑलमोस्ट ब्राजील के बराबर है, केवल 5 या 6 देश ऐसे हैं विश्व में जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से ज्यादा है, उसको WHO अपने ग्लोबल हैंडल से 5 ट्वीट करके, लगातार 5 ट्वीट करके बधाई देता है कि जो आपने रूरल में जो कोरोना रोकने का काम किया है वो अभूतपूर्व है। ऑस्ट्रेलिया के एक MP, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं कि क्या आप लोन पे दे सकते हैं योगी आदित्यनाथ को हमें, जिससे हमारे यहाँ भी कोरोना की महामारी पर हम काबू पा सकें। मुंबई का हाई कोर्ट, जो महाराष्ट्र का हाई कोर्ट है, वो नजीर देता है कि भाई महाराष्ट्र सरकार को आप योगी आदित्यनाथ जैसा काम क्यों नहीं कर सकते इतने दूर बैठे हुए। तो अगर आप किसको कहना है कि भाई भटकाने के लिए है, तो देखिए आप राजनीतिक छींटाकशी को कभी नहीं रोक सकते। ऐसे ऐसे इंडेक्स में अंकुर भाई उत्तर प्रदेश 1, 2 या टॉप 5 में आ गया है जिसमें आप कभी सोच भी नहीं सकते। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उत्तर प्रदेश तो भी माना कि उत्तर प्रदेश अगर किसी चीज में 1 था तो गुंडागर्दी में था, और सबसे ज्यादा फायदा होता था बॉलीवुड को, उसको स्टोरी मिल जाती थी आसानी से, कभी यहाँ की स्टोरी लगा दो, कभी वहां की स्टोरी लगा दो, तो ये केवल उसी में काम आता था। मैं अपना फोन जरा आवाज बंद कर दूं इसकी। हाँ, उसी में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे हुआ करता था, बीमारू राज्य कहा जाता था। अब क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कि बिजनेस करना कितना आसान हो गया है, इन्वेस्टमेंट करना कितना आसान हो गया, उसमें नंबर 2 पे है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात को छोड़ के वो नंबर 2 पे आ जा रहा है। ये स्टैटिस्टिक्स में मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे आएगा। GSDP में नंबर 2 पे आ गया। इतना बड़ा प्रदेश है, उसकी GSDP ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन वो करीब 5वें 6ठे पे चला गया था, उस पर नंबर 2 पे आ जाता है। स्मार्ट सिटी की लिस्ट बनती है तो जो स्टेट की इंप्लीमेंटेशन में उसमें नंबर 1 आ जाता है। जो स्कूल की इंडेक्स नीति आयोग बनाता है स्कूल की, उसमें C ग्रेड में था, रेड में था, उसमें A में आ जाते हैं स्कूल। तो ऐसे में आपको पैरामीटर आफ्टर पैरामीटर बता सकता हूं।
आपने सभी सवालों के जवाब बहुत ही संक्षिप्त और समझाने की दृष्टि से दिए हैं। लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन है कि गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत बैठे हुए हैं काफ़ी समय से। पहले वो कहते थे कि ये जितने भी सुधार हुए हैं वो हमारे पक्ष में हैं, हमारे पिताजी ने जो डिमांड की थी वो वही सुधार हुए हैं, लेकिन अब वो आकर के बैठे हुए हैं पिछले 8 महीने से। अब सुनने में ये आया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो अब दखल देने वाले हैं। इस बारे में आपका क्या विचार है? देखिए अंकुर भाई, मेरे ख्याल से जो तथाकथित किसान आंदोलन है जो गाजीपुर बॉर्डर पे चल रहा है, इसने बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर किया है जी। चाहे वो पंजाब बॉर्डर पे हो, और जैसा आपने खुद कहा, उनके खुद के पिता महेंद्र सिंह टिकैत इस तरह के लॉ जिसमें मंडी को खोला जाए, जिसमें बाहर भी बेच सकें, जिसमें किसान बिचौलियों से बचे, ऐसे लॉज, ऐसे नियमों को का स्वागत किया था। लेकिन अभी उसको पीछे हटना है क्योंकि उनको राजनीति दिख रही है। हमने देखा कि वहां पे चैनल पे जब आते हैं ये सो कॉल्ड किसान नेता तो किस तरह की भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। किसी किसान आंदोलन में तो किसी महिला के साथ बलात्कार हो रहा है, कभी किसी को जलाया जा रहा है, और वहाँ कोरोना प्रोटोकॉल को तो ऐसी धज्जियां उड़ाई जा रही है कि सारा कोरोना बस कांवड़ यात्रा से फैलेगा, सारा कोरोना कुंभ से फैलेगा बस। लेकिन इनके यहाँ तो इन्होंने कोई इनहेरेंट वैक्सीन ले रखी है बचपन से, इससे कोरोना नहीं फैलेगा। राकेश टिकैत तो खुद वैक्सीन ले आए और लोगों को कह रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लेनी है, वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। देखिए ये तो बिल्कुल, और लोग ये दोहरा चेहरा देख रहे हैं जी। अभी जो जिला पंचायत के चुनाव हुए मुजफ्फरनगर से, इन्होंने बीकेयू समर्थित एक कैंडिडेट दिया, ऐसे नहीं कि बस उनका दूर से समर्थन था। बीकेयू कैंडिडेट को 40 में से 4 वोट मिले उसको, और ये खुद भी चुनाव लड़ चुके हैं। कांग्रेस और आरएलडी के कंबाइंड टिकट पे चुनाव लड़ा था, 10,000 वोट मिले थे। क्योंकि देखिए राकेश टिकैत फील्ड पे कोई क्रेडिट व्यक्ति नहीं जी, चाहे वो कोई भी पक्ष ले लो, वो कोई फील्ड पे कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है। अगर आप जन आंदोलन करते हैं तो एक क्रेडिबल आदमी होना चाहिए जिसकी आवाज सुनी जाती थी। देखिए अगर अन्ना हजारे के आंदोलन जिसका फायदा केजरीवाल ने उसकी मलाई खा ली, बोले बात, लेकिन अन्ना हजारे क्रेडिबल व्यक्ति थे, उनकी आवाज में दम था। बाबा रामदेव ने उस आंदोलन का समर्थन किया तो क्रेडिबल व्यक्ति जी। लेकिन ये व्यक्ति खुद भी क्रेडिबल नहीं। कौन है? योगेंद्र यादव, जो एक दिन किसान नेता बन जाते हैं, एक दिन मुस्लिम नेता बन जाते हैं, एक दिन छात्र नेता भी बन जाते हैं। तो वो तो ऐसा है जैसे होता है ना एक्टिविस्ट ऑन रेंट, कि भाई आप जिसके पैसे दोगे उसकी मैं करता। हाँ, उस तरह के हैं। तो इस तरह के लोगों ने तो इस मूवमेंट को लीड किया है। तो मेरे ख्याल से, और जितने भी अगर लोग इसे अब किसान आंदोलन से जाट आंदोलन बना दिया लोगों ने कि जाट सीटों पे प्रभाव पड़ेगा। तो जो 18 जाट सीटें थी, सोटू से मुझे जाति में बात करने में बहुत रुचि नहीं आती है, उसमें से 17 जिला पंचायती के अध्यक्ष भाजपा ने बना लिए। हाँ, जो मैंने सुना है कि ये फिर पार्टी बनाने वाले हैं, इनके अंदर ही मतभेद हैं। अभी पंजाब में किसी शीर्ष जो किसान नेता है, उन्होंने कहा है भाई हमने तो ये आंदोलन किसानों के लिए किया था, इसका पार्टीकरण ना करो। तो इनमें आपस में जो कुछ छोटी सच्ची आवाजें होंगी, ध्वनियां होंगी, वॉइसेस होंगी, वो खुद कह देंगी कि इसका आप राजनीतिकरण ना करें। मेरे ख्याल से क्या होगा, ये अपना आरएलडी के साथ एक आध टिकट की बंदर बांट कर लेंगे और एक आध टिकट इनके पा जाएंगे, उससे ज्यादा इनका कुछ नहीं होने वाला। इनकी राजनीति देखिए इन्होंने कराई इसलिए है, ये ऐसे कुछ लोगों ने कराया है जिनकी राजनीति का चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। तो योगेंद्र यादव, चढ़ूनी, जो इस तरह के लोग जिनको कोई केवल डिबेट में कभी बुला लो तो बुला लो कि वो टीवी में कैसे दिखें। अभी क्या करते हैं, ममता बनर्जी के पास जाते हैं, इसके पास जाते हैं, और एक अपोजिशन खेमे में एक छोटी सी सीट लेने की कोशिश कर रहे हैं। उससे ज्यादा मेरे ख्याल से कुछ नहीं। चलते चलते एक लास्ट प्रश्न ले लेते हैं कि राम मंदिर जिसकी लड़ाई 500 साल से हम लड़ते आए, फिर 70 साल तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चलता रहा, तो अब आकर के जो फैसला हुआ और फिर ताबड़तोड़ फैसले हुए उसके बाद में, ये उसका अस्थायी मंदिर निर्माण हो या फिर स्थायी मंदिर निर्माण हो, लोगों से जब अपील की गई तो लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके उसमें योगदान दिया है। लेकिन ऊपर से जब समाजवादी पार्टी नेता ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इस मंदिर को बनने ही नहीं देंगे, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं और क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? देखिए ऐसा स्टेटमेंट तो उनका सामने से मेरे ख्याल से नहीं आया है, लेकिन उनके लक्षण ऐसे ही हैं। क्यों? देखिए आप मुलायम सिंह यादव का इतिहास देख लीजिए, उन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलाई और कहा कि अगर मुझे और गोलियां चलानी पड़ती मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए मैं और गोली चलवाता हूं। उन्होंने कभी उस पर रिग्रेट भी जारी नहीं करा। अखिलेश यादव आते हैं, उनको इतना डरते थे कि उन्होंने जो वीएचपी की कार्यशाला में जो पत्थर जाता था वो पत्थर भी जाना रोक दिया। तब तो मंदिर नहीं बन रहा था, तो पत्थर जो कार्यशाला में जाता था वो भी जाना रोक दिया। जिस दिन योगी आदित्यनाथ की सरकार आई वो पत्थर जाना शुरू हो गया। अयोध्या को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना दिया गया जिससे उसको ज़्यादा फंड्स दिया जा सके। अयोध्या का कायाकल्प हो गया। छोटी दिवाली जो है वो बिल्कुल उसने अयोध्या को ग्लोबल मैप में रख दिया।
वहाँ पे 1 लाख दिए, 5 लाख दिए का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है। वहाँ पे कोरिया की फर्स्ट लेडी आ रही हैं, वहाँ पे इंडोनेशिया, थाईलैंड की रामायणा का मंचन हो रहा है। मैं पहले जब ये मेक माई ट्रिप ओयो में होटल देखा करता था अयोध्या जाने के लिए, तो 1 होटल 2 होटल देखता था। अब क्योंकि इतने मीडिया कर्मी, इतने इंटरनेशनल लोग जाने लगे, तो 15-20 होटल ने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है। तो वहाँ का तो विकास हो गया, वो तो जैसे ही अब मंदिर बनेगा तो तर जाएगी जगह, धन धान्य से भी धर जाएगी, क्योंकि एक जब बड़ा टूरिज्म स्पॉट होता है तो बहुत लोगों को केटर करता है। भारत में तो कम से कम अंकुर भाई 100-200 ऐसे रिलीजियस प्लेसेस हैं जो केवल उनकी इकोनॉमी इसलिए चलती है। हाँ बिल्कुल डर है, जैसे ये झूठे केस ला रहे हैं कि भाई प्रॉपर्टी का केस हो गया, ये हो गया, कि अगर जो इनकी मंशा है, अगर इनकी सरकार खुदा ना खास्ता आ गई, जिसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं है, तो ये तो कुछ ना कुछ करके मंदिर को रोक देंगे। तो यूपी की जनता को ये भी संदेश है कि अपना वोट ध्यान से दें, कि कौन रामलला के साथ खड़ा है, कौन राम भक्तों के हत्यारों के साथ खड़ा है। जी, आपने जितने भी प्रश्न थे बहुत ही सरल भाषा में आपने उनका आंसर किया, और मैं अपने दर्शकों से भी उम्मीद करता हूं कि उनको भी ये सभी चीज़ें पसंद आई होंगी, समझ आई होंगी। अगर आपके फिर भी कोई सवाल बचें तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं, हम नेक्स्ट टाइम फिर इन सवालों को ज़रूर लेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अगर आपको जानकारी से भरपूर लगे तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको सब्सक्राइब स्वयं भी करें और अपने मित्रों से भी कराएं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।